नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण यानी 7वां चरण 1 तारीख को होना है और बिहार में 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदान होना है। इसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी है नालंदा, जो बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है। आइए इसकी समीक्षा करते हैं। नालंदा जिला का हेडक्वार्टर बिहार शरीफ है और नालंदा एक सेपरेट जगह भी है, इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। नालंदा और बिहार शरीफ दोनों दो स्थान हैं। नालंदा डिस्ट्रिक्ट का नाम है और उसका हेडक्वार्टर बिहार शरीफ है। थोड़ा सा अगर इस इतिहास पर दृष्टि डालें तो 52 से लेकर 71 तक यहाँ पर कांग्रेस का राज रहा। एक सिद्धेश्वर प्रसाद कुर्मी समाज से थे। इन्होंने 3 बार हासिल की जीत, 62 में, 67 में और 71 में। ये गवर्नर भी रहे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। उस इलाके के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे। इसके बाद 80 और 84 और 91 में कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत ही ईमानदार छवि के नेता वहाँ एमपी हुए, विजय कुमार यादव। संयोग से इसी ज़िले में मेरा पैतृक आवास है, मैं इसी ज़िले का निवासी हूँ, इसलिए इस ज़िले से मेरा विशेष लगाव भी रहा है और जानकारी भी है। मैं आपको ये बताते चलूँ कि विजय कुमार यादव जब 3 टर्म एमपी रहने के बाद चुनाव हार गए तो वापस सोहसराय मोहल्ले में इनका पैतृक निवास था, वहीं वो रहते थे और एक स्कूटर से पुनः इन्होंने बिहार शरीफ कोर्ट में वकालत शुरू की। इनकी मृत्यु हो चुकी है, दिवंगत हो गए हैं। सोच करके देखिए कि इस देश और इस राज्य ने ऐसे ऐसे ईमानदार नेताओं को भी जन्म दिया। 3 टर्म एमपी रहने के बाद इस व्यक्ति के पास कोई ढंग की गाड़ी भी नहीं थी और कोई ढंग का मकान भी नहीं था, और मैंने अपनी आँखों से इन्हें स्कूटर पर वापस बिहार शरीफ कोर्ट में वकालत करते हुए देखा है। रामस्वरूप प्रसाद इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी एक बार जीते, लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण जगह स्थान यहाँ पर जॉर्ज साहब का आता है। आप सब लोग जानते हैं कि जॉर्ज साहब की कर्मस्थली बिहार रही और स्पेशली मुजफ्फरपुर और नालंदा। नीतीश कुमार के फ्रेंड फिलोसफर गाइड भी रहे जॉर्ज साहब। ये बात अलग है कि नीतीश कुमार अपनी आदत के अनुसार जो उनके मित्र या जो उनके फिलोसफर होते हैं उनको धोखा देकर उन्हीं को समाप्त कर देते हैं। तो नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस की वो दुर्गति की कि उनकी जो मृत्यु हुई उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनमॉर्न डेथ हुआ उनका। उनको लाया जॉर्ज साहब को और 96, 98 और 99 में इन्होंने वहाँ चुनाव जीता। 2004 में नीतीश जी स्वयं वहाँ लड़ गए। मुझको स्मरण है कि जॉर्ज साहब चुनाव लड़ना चाहते थे, नीतीश जी वहीं लड़ गए और इनको टिकट भी नहीं दिया गया, और वहीं से फिर जॉर्ज साहब की कहानी शुरू हुई। एनीवे 2005 में फिर उपचुनाव हुआ। आपको पता है कि जब मुख्यमंत्री बन गए तो फिर उपचुनाव हुआ, रामस्वरूप प्रसाद जीत गए। उसके बाद से कौशलेंद्र कुमार लगातार जनता दल यूनाइटेड से 3 बार 9, 14 और 19 में चुनाव जीते। ये नीतीश कुमार के अत्यंत अनन्य भक्त में से एक हैं। उनके बिल्कुल साया की तरह उनके साथ रहते हैं। तो तीसरी बार इन्होंने वहाँ से जीत हासिल की है। अब अगर इस ज़िले में विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लें तो इस ज़िले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। अस्थामा जितेंद्र कुमार जदयू से, बिहार शरीफ डॉक्टर सुनील कुमार ये कुशवाहा हैं, ये बीजेपी से हैं, पहले ये जनता दल यूनाइटेड में ही थे। राजगीर रिजर्व क्षेत्र है, कौशल किशोर। इस्लामपुर राकेश कुमार रोशन ये आरजेडी के हैं, इनके पिताजी भी वहाँ एमएलए थे। हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण, ये सीट बड़ा चर्चा में आया था इसलिए कि यहाँ जो आरजेडी के उस वक्त सिटिंग एमएलए थे शक्ति यादव, उनके साथ अजीब वाक़या हुआ। जब काउंटिंग हुआ तो इनको कहा गया आप जीत गए हैं, तो इन्होंने कहा कि हम कुर्ता पहन करके आते हैं नहा धोकर,
और जब नहा धोकर कुर्ता पहन के आए तो रिटर्निंग अफसर ने कहा कि आप हार गए हैं। नालंदा जैसा मैंने बताया था, एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ से श्रवण कुमार हैं, ये नीतीश कुमार के हनुमान हैं और लगातार ग्रामीण विकास मंत्री रहे, बिल्कुल साए की तरह उनके साथ घूमते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जदयू के वर्तमान में फंड मैनेजर भी हैं। ये वैसे भी ग्रामीण विकास विभाग बहुत मलाईदार विभाग है, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री रहेगा इतने वर्षों तक, जदयू का फंड मैनेजर अगर वो हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बाद हरनौत हरिनारायण सिंह, श्रवण कुमार भी कुर्मी हैं, हरिनारायण सिंह जदयू के हरनौत से एक बार शिक्षा मंत्री भी रहे, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर पहली बार माले पहले भी चुनाव लड़ी है, लेकिन इस बार महागठबंधन के बाद एक बहुत ही तेज़ तर्रार और बहुत ही काबिल एक नेता को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है और इनका नाम है डॉक्टर संदीप सौरभ। यादव समाज से आते हैं, मूलतः रहने वाले मनेर के हैं और इन्होंने जेएनयू से पढ़ाई की है। तो इस प्रकार बिहार से अगर मुझको ठीक से याद हो तो कदाचित और भी हो सकते हैं देश में, लेकिन मुझको जहाँ तक स्मरण आ रहा है बिहार के 2 लाल जेएनयू के हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। एक कन्हैया कुमार जो दिल्ली से लड़ रहे हैं और एक डॉक्टर संजीव सौरभ जो नालंदा से लड़ रहे हैं। इसके पहले भी शशि यादव वहाँ से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो बुरी तरह हार गई। कांग्रेस ने एक बार एक रिटायर्ड आईपीएस आशीष रंजन सिन्हा डीजीपी रहे, उनको दिया था टिकट, वो भी हार गए। लेकिन इस बार जो इंडिया गठबंधन ने डॉक्टर संदीप सौरभ को टिकट दिया है, ये ज़बरदस्त फाइट दे रहा है। तो अब थोड़ा समझ लीजिए इस ज़िले के में जो 1 तारीख को चुनाव होना है उसमें कौशलेंद्र कुमार बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, बड़े मृदुभाषी भी हैं और लोग इनके बारे में बताते हैं कि श्राद्ध से लेकर शादी तक, जनेऊ से लेकर के और सत्यनारायण स्वामी की कथा में जब आप बुलाइए ये हाजिर हैं। लेकिन इसके अलावा कोई इनके खाते में बहुत बड़ी उपलब्धि हो ऐसा है नहीं। इनका सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि चूँकि गृह जिला नीतीश कुमार का नालंदा ही है, इसलिए विभिन्न विभागों के, चाहे वो रोड डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का राजगीर में बहुत शानदार जू सफारी है और उसके बाद वहाँ पर जंगल सफारी है, ग्लास ब्रिज वगैरह लगाया गया। तो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पावापुरी में मेडिकल कॉलेज बन गया। तो चूँकि नीतीश कुमार वहाँ मुख्यमंत्री है, उनका गृह जिला है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ पर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है। लेकिन इनके खाते में जनता उन कामों को कितना देगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल विवाद रहित यह व्यक्ति है, चूँकि सबकी बात में अगर हाँ हाँ कहिएगा तो विवाद होने का प्रश्न नहीं है। अब कुछ काम करिएगा तभी विवाद होगा। तो उनके खाते में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो ऐसा कहा नहीं जा सकता है। चूँकि वो मेरा गृह जिला है तो एक्सटेंसिवली हम वहाँ घूमते भी रहते हैं। इस ज़िले में एक भ्रम है और भ्रम ये है कि नालंदा कुर्मी बहुल इलाका है। मैंने एक बार आपसे चर्चा की थी कि पटना साहिब में ऐसा ही भ्रम है कि पटना साहिब कायस्थ बहुल ज़िला है, लेकिन इस बार जैसे नालंदा में यह जो भ्रम है कि कायस्थ कुर्मी बहुल इलाका है, वो वहम इस बार शायद दूर हो। जैसे मैं आपको विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक्सप्लेन कर दूँ। अस्थामा में भूमियार और यादव की अच्छी खासी आबादी है, कुछ कुर्मी भी है। बिहार शरीफ टाउन में मुस्लिमों की बहुत आबादी है और कुर्मी की आबादी, कुछ यादव की भी आबादी, लेकिन मुस्लिम की आबादी बहुत है। हालांकि चूँकि 1-2 बार दंगा वहाँ हुआ, मुझको अगर ठीक से याद हो तो एक बार 84 में दंगा हुआ था, 79-80 वगैरह में भी दंगा हुआ था। तो बट स्टिल देन वहाँ पर शहर में मुस्लिम की बहुत अच्छी आबादी है, यादवों की आबादी भी कुछ आ गई है। एक गांव है बिहार शरीफ से सटे हुए नकटपुरा, शेरपुर वगैरह, वो 100% यादव बहुल इलाका है और बहुत एग्रेसिव है। अब कहिएगा कि संख्या होने के बावजूद एसर्ट क्यों नहीं कर पाया, तो कास्ट की संख्या होना और बात होती है और पॉलिटिकल एग्रेशन और बात होता है। राजगीर
यद्यपि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन यहाँ पर यादव बहुल इलाका है। कई बड़े बड़े नाम हुए। इनफैक्ट एक ऐसे आर्या, सतदेव आर्या हुआ करते थे, लगातार जीतते रहे, गवर्नर भी बने। उसके बाद इस्लामपुर कुर्मी बहुल इलाका है। हिल्सा भी कुर्मी बहुल इलाका है, लेकिन वहाँ यादव की अच्छी खासी आबादी है। नालंदा कुर्मी और यादव, और हरनौत जो है वो कुर्मी बहुल इलाका है। वहाँ पर कुछ पासवान भी है। आप अगर आपको याद हो, एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था वहाँ, तो इंदिरा गांधी वहाँ पर आई थी। तो ये पूरे तौर पर कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं 1 तारीख में जो नैरेटिव्स चल रहे हैं उसकी। पहली चीज़ ये कि चूँकि अंतिम फेज में चुनाव है, अंतिम फेज का चुनाव बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, अपोजिशन के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है 3 कारण से। पहला कि लंबा चुनाव खींचने के कारण पैसा बहुत खर्च होता है और फैटिग हो जाता है, आदमी थक जाता है। प्रशासन भी बहुत थक जाता है, इसलिए बहुत एक्टिव नहीं रहता है। और तीसरा, सभी नैरेटिव्स का कल्मिनेशन हो जाता है, शीर्ष पर पहुंच जाता है 1 तारीख। इसलिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट यानी जो सत्तारूढ़ पार्टी होता है उसके लिए अंतिम फेज का चुनाव बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो स्वाभाविक रूप से चूँकि अंतिम फेज का चुनाव ये है, इसलिए यहाँ पर कौशलेंद्र कुमार को 3 कारणों से कठिनाई है। पहला कि अंतिम फेज का चुनाव, दूसरा कि इनके बारे में कोई अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है नहीं, और तीसरा नीतीश कुमार के बारे में आपको जान करके आश्चर्य होगा, चूँकि मैं उसी ज़िले का हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ। इस बार पहली बार नीतीश कुमार स्वयं की स्वीकार्यता नालंदा जिले में बहुत कम हो गई, इरोजन हुआ है। और चौथा और अंतिम फैक्टर आरसीपी सिंह। यद्यपि आप लोगों ने भुला दिया होगा वह नाम, एक ज़माने में जदयू में दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता थे आरसीपी। उनके नाम पर एक जुमला भी चलता था, आरसीपी टैक्स। वो बीजेपी में गए थे और उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी उनको कोई बहुत बड़ा दायित्व देगा, लेकिन चूंकि फिर से नीतीश कुमार पलटी मार के बीजेपी के साथ आ गए, इसलिए वो अप्रासंगिक हो गए हैं। लेकिन उनका अपना वजूद है मुस्तफ़ापुर और उस इलाके में, तो इनकी अपनी पकड़ भी है। चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए संगठन में इनकी ज़बरदस्त पकड़ है। श्रवण कुमार और कौशलेंद्र के खिलाफ आरसीपी की दोस्ती बने टूटी जब नीतीश कुमार से, उसके बाद आरसीपी की दुश्मनी जग जाहिर हो गई। इनको टिकाए हुए हैं, इसलिए आरसीपी ज़बरदस्त रूप से भीतरघात कर रहे हैं। मेरी जानकारी में के अनुसार वो जगह जगह जा करके कुर्मी वोटरों को ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कुर्मी को बर्बाद कर दिया। तो ये 3 चीज़ें कौशलेंद्र के अगेंस्ट जा रही है। संदीप सौरभ के अगेंस्ट में सिर्फ एक बात है कि ये रहने वाले मनेर के हैं, लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा, इस दोनों के एफिडेविट को मैं देख रहा था। मैंने एक बार चर्चा की थी कि बेगूसराय के कैंडिडेट अवधेश राय, कम्युनिस्ट पार्टी के, प्रॉपर्टी के नाम पर नील बटा सन्नाटा, चंदे से चुनाव लड़ रहे हैं, और वही स्थिति डॉक्टर संदीप सौरभ की है। इनके एफिडेविट को उठा करके देख लीजिए, 5 साल तक इनके एफिडेविट में शून्य है, प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ नहीं है इनके पास। और आज भी कम्युनिस्ट पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है जो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये चंदे से चुनाव लड़ती है। और मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ कि संदीप सौरभ यह चुनाव, जबकि दिन ब दिन चुनाव महंगे होते जा रहे हैं, बहुत टेक्नोलॉजी से लैस होते जा रहे हैं, तकनीक का और मीडिया का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ईमानदारी की एक अलग ताकत होती है। तो संदीप सौरभ के अगर एफिडेविट को आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि इनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ नहीं है, और अगर इनके पास कुछ है तो इनकी ईमानदारी और इनका व्यक्तित्व। जेएनयू से इन्होंने पीएचडी किया है, वहीं कौशलेंद्र कुमार उसी ज़िले के किसी सामान्य कॉलेज से मात्र इंटर पास किया है। तो दोनों के व्यक्तित्व में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए संदीप सौरभ के अगेंस्ट अगर कोई बात जा रही है तो पहला कि वो वहाँ के हैं नहीं, और दूसरा उनके पास पैसा नहीं है, और तीसरा कथित रूप से कुर्मी बहुल इलाका होने के कारण उनको वोट न मिलने का खतरा है।
लेकिन उनके साथ 3 चीज़ें पॉजिटिव जा रही है। पहला, उनकी साफ सुथरी छवि, विधायक के रूप में भी उन्होंने इतने दिनों में अपना नाम स्थापित कर लिया है। बहुत प्रखर वक्ता है, वैसे भी कम्युनिस्ट के और जेएनयू के लोग बड़े प्रखर वक्ता होते हैं, अपनी बातों को बड़ा आर्टिकुलेट तरीके से रखते हैं। वही कौशलेंद्र का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही पुअर है। दूसरी ताकत मैंने बताई कम्युनिस्ट की, माले की, अपने कैडर की, माले से खड़ा हुआ है, काडर की। और तीसरी, परसेप्टेबल ईमानदारी। आज भी भारत और बिहार जैसे भूभाग में त्याग, विनम्रता और ईमानदारी की पूछ होती है। इसलिए इनके बारे में जो न्यूट्रल वोटर्स हैं उनमें ज़बरदस्त पकड़ है। ये बताते चलें कि एनडीए का जो परंपरागत वोटर है, भूमिहार और कुशवाहा और अति पिछड़ा और महिलाएं, इसमें ऑलरेडी दरार लग चुका है। कुशवाहा की अच्छी खासी आबादी वहाँ है, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस बार आरजेडी के प्रयोग ने, इंडिया गठबंधन के प्रयोग ने जहाँ 7-8 सीटें आरजेडी दी है कुशवाहा को, तो कुशवाहा का वोट टूट जाएगा। और याद रखिए कि बिहार शरीफ का जो एमएलए है उसका नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा है। इसलिए वो दिल खोल करके कौशलेंद्र की मदद कर रहे होंगे, इसमें तो संदेह ही है। दूसरा, भूमिहार समाज जदयू से बहुत नाराज़ है। अगर बीजेपी से न भी नाराज़ हो तो जदयू से तो भयंकर रूप से नाराज़ है। मैंने चर्चा के क्रम में बताया था जहानाबाद में क्या स्थिति हो गई जदयू कैंडिडेट की, तो वो स्थिति है। तो इसमें भी सेंध लग चुका है। और माले के कैडर होने के नाते जो दलित और अति पिछड़ा समाज का भी वंचित वर्ग है, उसमें संदीप सौरभ को अच्छी खासी बढ़त मिल रही। इसलिए इस बार कौशलेंद्र कुमार का जीत पाना या केक वाक होना ये बड़ा मुश्किल लगता है। कांटे की टक्कर है, और अगर इस बार जदयू का किला वह ढह जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।